स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करें हमारा नमस्कार। श्रोताओं, वाहनों की बढ़ती संख्या तथा लापरवाही के कारण आज सड़क पर चलना या वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया है। इसके कई कारण हैं, जैसे मादक पदार्थों का सेवन, क्षमता से अधिक सामान का होना, खराब सड़कें, यातायात नियमों का पालन न करना आदि। आज इस जरूरी विषय पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक परिचर्चा, सड़क दुर्घटना, कारण और बचाव। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर B.K. राव, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी मेडिसिन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर P.K. सचदेवा, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, प्रोफेसर एंड चीफ, JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, एम्स। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर जवाहर जैन। श्रोताओं नमस्कार। आज की इस तेज रफ्तार भरी जिंदगी में दुर्घटनाएं जीवन का एक अभिन्न अंग बन के रह गई हैं। दुर्घटनाएं चाहे बस से हो, कार से हो, साइकिल से हो, ट्रक से हो, ट्रेन से हो, बहुत सी परिस्थितियों में रोगी की मृत्यु हो जाती है और ये दुर्घटनाएं निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। आकस्मिक सड़क दुर्घटनाओं के रोगियों को यदि समय पर उचित प्राथमिक सहायता मिल जाए तो करीब 25% जानें बचाई जा सकती है और उनके घर की खुशहाली बरकरार रखी जा सकती है। क्यों होती हैं ये सड़क दुर्घटनाएं? क्या लोगों में पेशेंस या धैर्य की कमी है? हर एक को जल्दी है? कानून का पालन न करना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट का प्रयोग न करना, सीट बेल्ट ना लगाना, क्या यही सब वजह हैं? या आने वाले समय में धुंध बढ़ती जाएगी तो क्या धुंध होने की वजह से भी, पुअर विजिबिलिटी की वजह से या पुअर रोड्स कंडीशन होने की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं? इन्हीं सब मौजूदों पर आज हमें परिचर्चा करेंगे। और सबसे पहले प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के हेड और ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर हैं। और ट्रॉमा की बात होती तो इससे मतलब ही सीधा हो जाता है कि इंजरी। और सबसे पहले मैं आपसे ही ये जानना चाहूंगा कि ट्रॉमा या ये जो सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही, क्या वजह है कि जो सड़क दुर्घटनाएं आज के संदर्भ में बढ़ती जा रही, जबकि विज्ञान ने इतनी तरक्की की है। एक जमाना था शायद इतने नए गैजेट्स भी नहीं थे, लेकिन आज इतने आधुनिक विकल्पों के बावजूद दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। धन्यवाद जवाहर जी। श्रोताओं नमस्कार। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और उसका बहुत हद तक आपने उत्तर अपने इंट्रोडक्शन में ही दे दिया। देखिए, जब भी एक्सीडेंट होते हैं कहीं भी तो उसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो ह्यूमन फैक्टर होता है जो इंसानी गलती से होता है, और दूसरा एनवायरमेंटल होता है, आपके आसपास के वातावरण में क्या है ऐसी खतरा जिसकी वजह से ये होता है। तो अगर हम इंसानी कारणों की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि शराब पी के गाड़ी चलाना, मोबाइल पे बात करना, और जो वातावरण है कि जैसे भी आपने बात की कि धुंध हो गई या रोड साइड नहीं है, पॉट होल है, पानी इकट्ठा हो गया, उसमें गड्ढा है। आपने देखा होगा कि मेन होल का ढक्कन खुला है, उसके अंदर कोई चलता हुआ व्यक्ति गिर गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की ये है कि सबसे ज्यादा मृत्यु जो होती है वो टू व्हीलर या साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियन की होती है। और इसलिए जब भी हम दुर्घटनाओं की या उनके बचाव की बात करते हैं तो हमें ये बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब जैसे अक्सर आप रोड पे देखेंगे कि ओवरब्रिज बना हुआ है लेकिन कोई दौड़ के सड़क पार कर रहा है। इसी तरह जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो कई बार सड़क पे आ गए हैं। तो ये सब चीजें हैं जिनसे ये होता है। आपने बात की कि अभी इतना आधुनिक कितना विकास हो गया, गाड़ी इतनी अच्छी आ गई। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आपकी सबसे बढ़िया कुछ 2-2.5 करोड़ की गाड़ी है, अगर आपके अंदर उसमें 6 एयर बैग हैं, 8 एयर बैग हैं, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो वो एयर बैग ही आपकी जान ले लेंगे। तो जब तक आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, जब तक आप रोड पे सीरियस नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा है कि हमारे यहाँ रोड पे अलग अलग गति से चलने वाले वाहन है। वहीं पे बैलगाड़ी भी चलती है, वहाँ ठेला गाड़ी, एक रिक्शा वाला भी चलता है, वहाँ पे 4 व्हील ड्राइव जो है बहुत पावरफुल वो भी चलती है। तो जब तक कुछ ना कुछ डिसिप्लिन रोड यूजर्स में नहीं होगा, और मैं फिर एक बात ये कहूंगा कि जो वल्नरेबल हमारा ग्रुप है, पेडेस्ट्रियन है, साइकिलिस्ट हैं, उनकी सेफ्टी को हमें हर जगह ही ध्यान में रखना होगा, तभी हम इनको बढ़ना रोक सकते हैं। डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पद्म भूषण है और चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, गंगाराम में। और जैसा कि डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने कहा कि साइकिलिस्ट या पेडेस्ट्रियन या टू व्हीलर्स वाले सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे ही वो एक्सीडेंट होता है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल कोशिश किया जाता है कि वो उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाए, और आपका फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट आपके साथ होता है। आपके साथ मीन्स इमरजेंसी या क्रिटिकल केयर वाले के साथ। तो उस समय आप लोग क्या कोशिश करते हैं कि भी कैसे उसकी जान बचाए? किस तरह की स्थिति आप इतने सालों से देख रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, किस तरह की स्थिति हो रही है और क्या वजह है सारी जो इतने ज़्यादा एक्सीडेंट साइकिलिस्ट के, टू व्हीलर्स के, रिक्शा
वाले के, पेडेस्ट्रियन के इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? जवाहर जी थैंक यू। श्रोता नमस्कार। मैं इस चीज को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि एक्सीडेंट कितने होते हैं और उसमें मौत कितनी होती है। एक्सीडेंट अपने आप में एक अलग चैलेंज है आपका, लेकिन उसमें होने वाली मौत उससे बड़ा चैलेंज है आपके पास। हमारा कांटेक्ट पेशेंट से 2 तरीके से होता है, या तो हमारी एम्बुलेंस उसे लेने जाती है या उसको कैट एम्बुलेंस या उसके रिलेटिव्स हमारे पास लाते हैं। हमारा सबसे पहला चीज होती है उसकी जान बचाना और फिर उसकी लिम्ब बचाना। जान बचाने में सबसे पहले जब हमारा असेसमेंट होता है तो जो भी लाइफ थ्रेटनिंग जो चीज है, जिसमें सांस है उसकी और उसकी धड़कन है, सबसे पहले ध्यान हमारा उस पे जाता है कि वो स्टेबलाइज की जाए। उसके बाद कि वो उसका दिमाग जो है उसको बचाया जाए, क्योंकि सेकेंडरी डैमेज नहीं होनी चाहिए उसको। तो ये हमारी प्रायोरिटी होती है, चाहे हम उसे सड़क पे देखें चाहे उसको हम अपने हॉस्पिटल में देखें। हमारा अटेम्प्ट होता है नंबर 1 लाइफ सेव करना, लिम्ब सेव करना, और तीसरी बात जो हमारे पास होती है सबसे बड़ी कि न्यूरोलॉजिकल आउटकम उसका अच्छा होना चाहिए। बच गए लेकिन आप कोमा में रहे तो क्या फायदा हुआ। डॉक्टर सचदेवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चेयरमैन है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में, और जैसा डॉक्टर राव कह रहे हैं कि न्यूरोलॉजी एस्पेक्ट क्या है, हेड इंजरी है, बेहोश पड़ा है, कोमा में है, और ऐसा भी है आज के टाइम में भी कि बहुत सारे आधुनिक सेंटर्स में भी न्यूरो सर्जन्स नहीं है। तो काफ़ी सारे ट्रॉमा सेंटर्स हैं, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं। हो सकता है दिल्ली में ये सिचुएशन ना भी हो, लेकिन देश के दूर दराज के इलाकों में न्यूरो सर्जन है ही नहीं। तो उस स्थिति में एक न्यूरो सर्जन की क्या भूमिका है? हेड इंजरी वाले, हर हेड इंजरी वाला पेशेंट कोमा में जाने का डर है या उसका क्लॉट निकालना है? आप लोग जब न्यूरो सर्जन को रेफर किया जाता है तो आपका क्या लाइन ऑफ मैनेजमेंट होता है? आप क्या करते हो उस समय? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जवाहर। एज ए न्यूरो सर्जन एक बार जब पेशेंट कैजुअलिटी में पहुंच जाता है तो जैसा कि डॉक्टर राव ने बताया कि सबसे पहले उसका एयरवे सिक्योर किया जाता है। एयरवे, ब्रीदिंग एंड सी सर्कुलेशन, ABC ऑफ मैनेजमेंट इज एन इनिशियल पार्ट ऑफ द केयर। एक बार वो सब कुछ सिक्योर, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल पेशेंट्स। एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर हेड इंजरी और हर ट्रॉमा के पेशेंट को सर्जरी की जरूरत होती है। देयर आर ग्रेड्स ऑफ ट्रॉमा, तो जैसे जैसे ग्रेड सिवियर होता जाता है वैसे वैसे प्रोग्नोसिस खराब होता जाता है। एक बार जब इनिशियल मैनेजमेंट कैजुअलिटी में हो जाती है, जितने भी हमारे बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं उनका जो CT स्कैन सेंटर है विच इज वेरी क्लोज टू कैजुअलिटी, इमीडिएटली पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसको CT स्कैन हेड कराया जाता है और बाकी स्पाइन स्क्रीनिंग कराई जाती है। 2 सबसे जो मेजर कॉज मॉर्बिडिटी के हैं, एक स्पाइनल इंजरी एंड हेड इंजरी। हेड इंजरी इन सीवियर इंजरीज ये जानलेवा भी हो सकती है। फिर CT स्कैन की रिपोर्ट देखने के बाद जो है न्यूरो सर्जन के पास पेशेंट आता है। अगर 3 तरह की इंजरी होती है हेड के अंदर, कंकशन इंजरी, कंट्यूजन एंड हेमेटोमास, तो नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड एक स्कोर देखा जाता है जिसको कहते हैं ग्लासगो कोमा स्कोर। उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को कैटेगराइज किया जाता है। अगर वो ऑपरेबल है तो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग बिना इंतजार किए हुए पेशेंट को डायरेक्ट OT में शिफ्ट करते हैं कैजुअलिटी से, ताकि पेशेंट की जान बचाए और उसकी न्यूरोलॉजिकल आउटकम अच्छी रहे। और बाकी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर दवाइयों से ट्रीटमेंट होता है, उनको फिर ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसमें फिर अलग तरह की दवाइयां चलाई जाती हैं, जिसके अंदर ब्रेन का प्रेशर कम करने की दवाई होती है, पेशेंट के दौरे रोकने की दवाई होती है। इन सब चीजों को देखते हुए और सेकेंड पार्ट आता है फिर स्पाइनल इंजरी आपको रूल आउट करनी होती है। स्पाइनल इंजरी के अंदर एक बार स्पाइन की जब स्क्रीनिंग हो जाती है, अगर उसके अंदर फ्रैक्चर वगैरह होता है, सर्वाइकल पार्ट में होता है, डोर्सल में या लंबर में, तो उसको एक्सटर्नली एक फिक्स कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर मूवमेंट ना हो और फर्दर डैमेज नहीं हो स्पाइनल कॉर्ड को। एंड सब्सिक्वेंटली डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ इंजरी सर्जरी चाहिए या नहीं चाहिए, फिर वो प्लान करके उसकी सर्जरी की जाती है। जी डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जैसा कि डॉक्टर सचदेवा कह रहे हैं कि स्पाइनल इंजरीज होती हैं, तो एक्सीडेंट्स में ज्यादातर इंजरीज कौन सी कॉमन होती है? क्या ज्यादातर फ्रैक्चर ज्यादा देखे जाते हैं? हिप जॉइंट का फ्रैक्चर, फीमर का फ्रैक्चर, ऊपर से गिरा, सड़क दुर्घटना हुई, कार से गिरा कहीं और, तो वो ज्यादा क्रश इंजरीज ज्यादा देखने में आती हैं या सिर्फ फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं? और स्पाइनल इंजरीज कितनी कॉमन होती हैं? सबसे ज्यादा कॉमन तो फ्रैक्चर ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2/3 जो पेशेंट आते हैं ट्रॉमा सेंटर में उसमें कोई ना कोई फ्रैक्चर ज़रूर होता है। और वो इस वजह से भी हो सकता है कि कोई बुजुर्ग है, पैर फिसला गिर गए या कुछ, लेकिन जो इवन हेड इंजरी भी होती है तो उसमें भी फ्रैक्चर होता है। अगर चेस्ट इंजरी होती है तो उसमें भी रिब्स का फ्रैक्चर होता है। तो सबसे ज़्यादा तो फ्रैक्चर ही कॉमन होते हैं। और हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर क्रश इंजरी हुई, क्रश इंजरी में साथ में फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन है, हालांकि स्किन, नर्व्स, टेंडन सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो फ्रैक्चर होते हैं हमारे लिम्स में, उनके आसपास
खून की नालियाँ होती हैं, नर्व्स होती हैं, तो वो रिस्क पे होती हैं कि कोई फ्रैक्चर हुआ, खास करके छोटे बच्चों में गिर गए कहीं कहीं से और कोहनी में फ्रैक्चर हो गया तो पता लगा नर्व की और ब्लड वेसल की ऐसी इंजरी हो गई कि हाथ बचाना ही मुश्किल हो गया। और बाकी जो हमारे चेस्ट है या ब्रेन है या स्पाइन है, यहाँ पे हड्डियों का मेन काम जो है अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स है उनकी सुरक्षा करना है। तो स्पाइन टूटने से इतना खतरा नहीं है जितना कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हेड इंजरी होती है, तो वो एग्जाम्पल है जहाँ पे जो कंटेंट है वो कंटेनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी एब्सोल्यूट नंबर्स में कितना परसेंटेज है मेरे लिए बताना मुश्किल होगा, लेकिन एक बात हम जरूर, अभी डॉक्टर साहब ने भी कही कि हर हेड इंजरी के केस में हम नेक की इंजरी जरूर देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आके आपके सर से टकराती है या आपका सर उससे टकराता है तो आपकी गर्दन में चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह कार क्रैश में, और खास करके मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, मैं अक्सर कार में देखता हूं कि लोग जो हेडरेस्ट है कार का उसको निकाल देते हैं अगली सीट के, ताकि पीछे वाले पैसेंजर को जो ठंडी हवा मिलती रहे और एसी इफेक्टिव ज्यादा हो जाए। और उससे ज्यादा मुझे लगता है खतरनाक चीज कोई नहीं हो सकती है। अगर कहीं क्रैश हो तो आपके पीछे कोई रिस्ट्रेंट नहीं है तो वो आपके हेड की सपोर्ट नहीं होती है, वो आपकी गर्दन को चोट से बचाने के लिए होती है, जिससे कि नहीं तो विप्लैश टाइप इंजरी हो सकती है। तो हेड इंजरी के हर केस में हम स्पाइन के लिए देखते हैं, हाइट से कोई भी गिरे हम स्पाइन की इंजरी देखते हैं, और मोटर व्हीकल क्रैशेस में देखते हैं। और इन सब कंडीशंस में ऑलमोस्ट 40% जो है आप समझ लें इनमें कहीं ना कहीं स्पाइनल इंजरी जरूर इन्वॉल्व है। डॉक्टर, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे आप इंजरी हुई, रोड पे हुए, एक तो रोड पे फर्स्ट एड क्या होनी जरूरी है, क्या होनी चाहिए? भैया अगर रोड पे कोई ऐसा केस देखो तो आप ये कर सकते हो जो अपने आप कर सकते हो, कि कम से कम कुछ डूज एंड डोंट्स भी होने चाहिए कि भैया आप उसके साइड में लिटाना नहीं लिटाना, कुछ जूता सुंघाना नहीं सुंघाना, मुंह में कुछ डालना, पानी नहीं डालना, क्या आप सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल केयर इमरजेंसी मेडिसिन देखते हो। सबसे पहले एक आम आदमी के पास वो जो मोटा मोटा कन्वेंशनल विजडम हम जैसे कहते हैं जो हर एक के पास होती है। अगर आप किसी ट्रॉमा के पेशेंट को देखते हैं जो बोल रहा है, तो आपको ये बात तो पक्की है कि उसका एयरवे ठीक है, उसको सांस चल रही है, उसकी रेस्पिरेशन और हार्ट भी चल रहा होगा अच्छे से। प्रॉब्लम तब आती है जब वो बोल नहीं रहा, अनकॉन्शियस है। अब उसे असेस करना है आपको। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले रेस्पिरेशन हम उसकी देखेंगे। अगर रेस्पिरेशन नहीं चल रही तो उसका एयरवे। अब आम आदमी एयरवे को क्या समझता है? आम आदमी एयरवे का कॉन्सेप्ट नहीं समझता। स्पाइनल इंजरी उसको है, उसका कॉन्सेप्ट कि मैं इसको मोड़ दूं, अगर साइड में घुमा दूं तो वो चटक जाएगी, उससे स्पाइनल कॉर्ड टूट जाएगी, वो नहीं समझ। इसलिए उसको ये चीज सोचनी भी नहीं चाहिए कि इसको नहीं होगा, उसको ये मान के चलना चाहिए कि इसको स्पाइनल इंजरी है। और स्पाइनल इंजरी का जो गुरु मंत्र है वो ये है कि किसी भी पोर्शन को अलग से आप नहीं मोड़ेंगे। पेशेंट को एक लकड़ी की तरह आप उसको साइड में, जैसे आप बॉक्स उठाते हैं एक साइड में, टांग, सर, बीच का धड़ सबको लेके एक साइड में आए। वो एयरवे को प्रोटेक्ट कर ले। कुछ भी मुंह में मत डालिए, पानी नहीं पिलाइए उसको। अगर उसके मुंह में आपको ब्लड दिखता है और आप अगर क्लियर कर सकते हैं उंगली से तो कर सकते हैं उसको। सेकेंड चीज आती है उसकी ब्लीडिंग या उसका धड़कना। अगर उसको पल्स नहीं है तो फिर एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कुछ करना, उसको इमीडिएटली मूव करो। लेकिन अगर वो ब्लीड कर रहा है, आपको दिख रहा है विजिबली उसको ब्लीड करता हुआ, एक्सटर्नल ब्लीड करता है, तो एक आम आदमी मदद कर सकता, वो उसको दबा के रख सकता। अगर वो उसे दबाएगा तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। हमारा जब आदमी जाता है तो फिर उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। एक आम आदमी, बिकॉज वो ट्रेंड आदमी है, तो वो उसको पूरे के पूरे को इन वन गो असेस करेगा ABCD करके, और जहां उसे लगेगा कि इसमें प्रॉब्लम है उसको वो स्टेबलाइज करेगा इसी प्रायोरिटी में, ABCD में। दैट मींस एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन डेफिसिट, वो इसी उसमें करे। लेकिन आम आदमी से एक्सपेक्टेड है कि नेग्लेक्ट मत करिए, दूसरी तरफ मत देखिए, सपोर्ट करिए, उसकी मदद करिए, कॉल कर दीजिए, डरिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, ये तो रही रोड साइड पे, अब आपके पास इमरजेंसी में आ गया। इमरजेंसी में कई बार लोग कहते हैं साहब वो मेडिको लीगल केस है, पुलिस केस है, हम 1 घंटे तक जब तक अटेंड नहीं करेंगे, जब तक आप पुलिस केस नहीं बना वो बना लेंगे, और उस चक्कर में भी बहुत देर हो जाती है। जो आपने देखा रोड रेज के साथ साथ जो कैजुअलिटी में भी जो अटेंडेंट्स हैं उसके बहुत वायलेंट हो जाते हैं। तो इमीडिएट फर्स्ट एड मैनेजमेंट हॉस्पिटल में क्या करते हैं आप लोग क्रिटिकल केयर में? देखिए, जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है, डॉक्टर्स प्रायोरिटाइज करते हैं कि किसके अंदर मुझे इमीडिएट करना है और किसके अंदर मैं डिले कर सकता हूँ। रिश्तेदार ये नहीं समझता, वो समझता है ये पेशेंट को अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन जब डॉक्टर है वो प्रायोरिटाइज करेगा कि मैं पहले किसको अटेंड करूँ। तो वो कंफ्यूजन और वो एक अलग चीज है कि
वो वायलेंट हो जाते हैं उसमें। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सीधा है, जिसको इमीडिएट जरूरत है, जिसकी लाइफ थ्रेटनिंग है, उसको पहले अटेंड करिए। सपोज करिए उस गाड़ी में 4 आदमी है, चारों आ गए, मैं इसमें चारों को पहले किसको देखूं? तो मैं देखूंगा इसमें से कौन वो बंदा है जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो एक लीस्ट प्रायोरिटी में है, लेकिन जिसके लिए मैं कर सकता और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है, वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। अब एक चलता फिरता बोलता एक पेशेंट है जो आता है मेरे पास, उसको मैं डिले भी कर सकता हूँ, उसको मैं लो प्रायोरिटी में, क्यों बैठ जाओ मैं आपको देख लूंगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लेके ट्रियाज में चलते हैं, उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होती है। डॉक्टर सचदेवा, काफी हेड इंजरीज बहुत ज्यादा आती हैं, चाहे वो छत से गिरा, सीढ़ी से गिरा, सड़क से गिरा, एक्सीडेंट हुआ, और ज्यादातर लोग, युवा पीढ़ी जो खास तौर से, वो हेलमेट सिर्फ इसलिए लगाना चाहते हैं कि भाई ट्रैफिक सिग्नल है पुलिस वाले को, और वो प्रॉपर ISI मार्क हेलमेट भी नहीं होते, और कई बार लोग एक टोपी सी रख लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस से बचने के लिए। तो जब हेड इंजरी होती है तो आप उस समय हेड इंजरी में क्या देखना चाहते हैं? इमीडिएट मैनेजमेंट हेड इंजरी वाले के लिए क्या होना चाहिए? दिस इज अ मिथ कि हम पहले मेडिकल लीगल एक्टिविटीज में जाएंगे। इमीडिएटली पेशेंट जब कैजुअलिटी में आता है तो उसको ट्रायज में भेज दिया जाता है, ओके। और साइमल्टेनियसली सब कुछ चलता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, बाद में कागजी कार्रवाई होती है। और दूसरा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक बारी जब पेशेंट का एयरवे सब चीजें सिक्योर हो जाती हैं, कोई विजिबल इंजरी होती है अगर हेड के ऊपर, जैसे कोई ब्लीडिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली सूचर लगाया जाता है। सूचर लगाने के बाद डिपेंडिंग ऑन एज डॉक्टर राव हैज सेड कि डॉक्टर विल प्रायोरिटाइज कि हाँ भी कौन से पेशेंट को किस लेवल की केयर किस टाइप से देनी है। अगर पेशेंट को इमीडिएट केयर चाहिए तो समटाइम्स ट्रायल से सीधा पेशेंट को सीटी स्कैन में शिफ्ट किया जाता है। अगर उसको रिसेसिटेशन की जरूरत है तो पहले उसको ट्रायल के अंदर रिसेसिटेट किया जाता है, उसके बाद उसको कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के लिए शिफ्ट किया जाता है। बाकी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंजरी एंड द सिविरिटी ऑफ इंजरी, द रेस्ट ऑफ द एक्शंस आर टेकन केयर ऑफ लेटर ऑन। हमारे हॉस्पिटल के अंदर वी हैव ए टीम, हमारा एक न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट से एक रेजिडेंट हमेशा 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। इमीडिएटली कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट इज सीन इमीडिएटली, एंड उसकी जो बेसिकली फर्स्ट एड केयर है वो इमीडिएटली शुरू हो जाती है, एंड सब्सिक्वेंटली स्टेबलाइज करने के बाद द CT स्कैन, MRI और स्पाइन इंजरी वगैरह रूल आउट करने के लिए ये सब चीजें देखी जाती हैं। अगर आपको कुछ आइडिया भी नहीं है तो सबसे पहले हर एक्सीडेंट के पेशेंट की हमें सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करना चाहिए। हर कैजुअलिटी के अंदर एक सर्वाइकल कॉलर जरूर पड़ा होता है। अगर आपको पेशेंट की कंडीशन के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है, इमीडिएटली उसको सर्वाइकल कॉलर लगाइए, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्टिविटी आप शुरू कीजिए। फिर बाकी CT स्कैन की फाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है या इमीडिएट हमें दवाइयां चलानी है। बाकी सारी चीजें CT स्कैन और इन्वेस्टिगेशन जैसे होते हैं उसकी फाइंडिंग पर डिपेंड करता है। और कभी कभी पेशेंट बहुत ही सिवियरली इंजर्ड होता है, उसके अंदर ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा हीमेटोमा पड़ा हुआ है, उस टाइम पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन की भी इंतजार नहीं करते और उसको इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में लेके और उसकी क्रेनियोटमी करके उसको ब्लड क्लॉट को निकाल दिया जाता है। न्यूरोसर्जरी के जो सर्जन है वो क्या स्थिति है? क्या इतनी शॉर्टेज है, प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती लोगों को? नहीं, पर आजकल जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम देखिए न्यूरोसर्जन की तादाद भी बढ़ रही है, और हर मेजर हॉस्पिटल के अंदर देयर आर 2 और 3 और 4 न्यूरोसर्जन अवेलेबल ऑल द टाइम। एंड द सिचुएशन जो आज से 15 से 20 साल पहले थी वो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हो चुकी है। और जितने जैसे पेशेंट को पहले इंजरी होती थी, सीवियर इंजरी होती थी, तो कितनी बार तो लोग गिवन अप ही कर देते थे, पर आज की सिचुएशन में वैसी कंडीशन नहीं है। आज की डेट के अंदर हम लोग बहुत सारे मरीजों को बचा लेते हैं, और क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है और हमारे पास टीम अवेलेबल है। डॉक्टर मल्होत्रा, ये खास तौर से जब फ्रैक्चर्स होते हैं, आपका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने कई बार देखा कि भाई ये बोन बैंक का कंसेप्ट है, वो क्या है? क्या फ्रैक्चर्स में, हर फ्रैक्चर में बोन बैंक का इस्तेमाल हो सकता है? ये बोन बैंक का क्या कंसेप्ट है? जी, तो ऐसा है कि जहाँ तक बोन डोनेशन की बात है तो मैं समझता हूँ कि सारे ऑर्गन्स की बहुत कमी है देश में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें कहीं से कुछ हार्ट का या लिवर या किडनी मिल जाए तो उनकी जान बच सके। अब आप जानते हैं कि स्किन बैंक भी अब आ गए हैं, बोन बैंक भी है। तो बोन बैंक का उपयोग जो है, अब जाहिर है कि आप किसी सामान्य व्यक्ति से उसकी हड्डी निकाल के और उसको किसी और में तो डाल नहीं सकते, तो वो कोई ब्रेन डेड या मृत्यु के बाद ही कोई ऐसी बोन दे सकता है। और इस बोन का इस्तेमाल हम बड़े बड़े डिफेक्ट्स को कवर करने के लिए करते। तो किसी लिए मान लीजिए सड़क पे फ्रैक्चर हो गया, किसी के वुंड हो गया और हड्डी का एक बड़ा सा पीस बाहर गिर गया, तो एक तरीका ये भी है, क्योंकि अगर हम उसको नेचुरल तरीके से उसमें बोन को ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कई साल भी लग जाते हैं। तो ऐसे में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। ज्यादा जरूरी बात यह है कि
के अवेयरनेस हो। दो चीजें मैं यहाँ कहना चाहूंगा। एक तो अभी आपने गुड समैरिटन वाली बात कही, तो लोगों को जब ये पता होना चाहिए कि अगर ये, और ज्यादातर एक्सीडेंट के जो विक्टिम हैं वो यंग लोग होते जी। हैं, तो किसी के घर का चिराग है, अगर समय से हम मदद कर देंगे तो मुझे नहीं लगता किसी के भी इस तरह से किसी को हिचकिचाहट इसमें होनी चाहिए। और हम लोग ट्रॉमा सेंटर में समय समय पे ऐसे लोगों को बुला के उनका सम्मान करते हैं, उनको हम लोग एक फंक्शन करते हैं और उनको उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसी को ला के उसकी जान बचाई। ऐसे उनकी फैमिलीज को बुलाते हैं जिनकी उन्होंने मदद की। तो ये एक बहुत ही भलाई का काम है, पुण्य का काम है, क्योंकि जब हम बात करते हैं गोल्डन आवर की बात करते हैं या फर्स्ट एड की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमकी टाइमली अगर मदद मिल जाती तो कोई बच सकता है, तो उसमें किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता वो मिथ्या है, भ्रम है कि उनकी किसी भी तरह से हैरेसमेंट होगी। और दूसरा जो मुश्किल काम है बहुत, वो ये है कि अगर कोई ब्रेन डेड हो गया है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, और अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे लोग 4-5 लोगों की जान बचा सकते हैं। अक्सर हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन हमारी टीम उनसे बात करती है, क्योंकि ये भी एक एक्सीडेंट, जब हम बात करेंगे, हम एक्सीडेंट को नहीं रोक सकते, हम मृत्यु को बिल्कुल नहीं रोक सकते, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कि अगर दुर्भाग्यवश कोई ब्रेन डेड हो गया है तो उसके ऑर्गन्स से कई लोगों की जान बचाई सकती है। तो अगर आपका कोई नजदीकी है, उसका दिल किसी और के सीने में धड़क सकता है, उसका लिवर किसी और की जान बचा सकता है, उसकी किडनी से किसी और को की जान बच सकती है, तो ये भी एक ऐसी चीज है जो ट्रॉमा से काफी अभिन्न है, उससे अलग नहीं की जा सकती। डॉक्टर, आप तो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो समस्या वाकई एक, चाहे स्टैटिस्टिकली ना भी देखा जाए, एक वैसे मोटे तौर पर देखा जाए, तो किस तरह की समस्याएं ये इतनी ज्यादा बढ़ती, यानी कि आप समझते हैं कि हेलमेट का रोल बहुत ज्यादा है, हेलमेट नहीं पहनते इसलिए बढ़ती जा रही है, या शराब पी के इमरजेंसी में सीधा आया, ड्रंक था, उसने इसलिए एक्सीडेंट मार दिया, या रोड रेज हुई, क्रश इंजरी हो गई? क्या हम इसको एक पैनोरमा देखें तो क्या आप कहना चाहेंगे? एक्सीडेंट का जो केस है उसके अंदर जो दो कॉज सबसे बड़े, वो है स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग। ये सारे इंसान की अपनी देन है, ये मशीन अपने आप नहीं चलती। तो अगर आप इन दो को कंट्रोल कर, सिर्फ आदमी को अपने पे कंट्रोल करना है, किसी और चीज को नहीं कंट्रोल कर, तो आपके एक्सीडेंट बहुत हद तक कम हो जाएंगे। रह गई बात ये कि एक्सीडेंट होने के बाद जो डेथ रेट है वो हमारी अभी भी हाईएस्ट है। उसको अगर हमें कम करना है तो एक इंडिविजुअल उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जिसका एक्सीडेंट हुआ वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता कि वो ना उसका डेथ हो या ना उसके साथ कुछ हो। उसके लिए पूरे समाज को, गवर्नमेंट को, पूरी सोसाइटी को, अस्पतालों को, हम मेडिकल कम्युनिटी को वर्क करना पड़ेगा। ये सिस्टम जो है, जो आपने कहा न्यूरोसर्जरी के पेशेंट्स अब हो गए, आप सोचिए नेशनल हाईवे लेंथ एंड ब्रेड्थ में चलती है, एक सिटी के अराउंड नहीं चलती वो, और उसकी फिगर कहती है कि हर 100 किलोमीटर नेशनल हाईवे पे 42 डेथ्स होती हैं। तो जो मेरे दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो मेरे दिल्ली में 1 घंटे तक पहुंच जाएगा, इसकी कोई गारंटी ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको रीजनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा फॉर ट्रॉमा। वो अभी उसमें कमी है, सरकार कर रही है वो अपनी कोशिश। जब तक वो नहीं होगा, डेथ कम नहीं होगा। डॉक्टर, एम्बुलेंस की क्या सिचुएशन, आप क्या इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, एम्बुलेंस का एक नेटवर्क होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। अस्पताल से एम्बुलेंस अगर आप मंगाएंगे तो जब तक वो आपके पास पहुंचेगी 1.5 घंटे में पहुंचेगी। तो आपको जो नियरेस्ट है वो मिलनी चाहिए, पर आपको क्या मालूम नियरेस्ट कहाँ है? जी ट्रू। तो उसके लिए एक यूनिफाइड नंबर होना चाहिए कि जब आपने कॉल किया तो जिसने रिसीव किया उसे मालूम है आपकी क्या लोकेशन है, और उसके नियरेस्ट, जैसे आजकल टैक्सीज आती है, वैसा वाला एम्बुलेंस के अंदर नहीं है। तो अस्पताल इसके अंदर बहुत माइनर रोल प्ले करते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की, क्योंकि कोई हॉस्पिटल नेटवर्क पैन इंडिया नहीं बना सकता, पैन स्टेट नहीं बना सकता, ये सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। या कोई ऐसा आउटसोर्स अगर वो करें किसी को, जैसे बाहर है सारे एम्बुलेंस आउटसोर्स है, तो इफ दिस बिकम्स अ बिजनेस मॉडल तो भी ये बन जाएगा। डॉक्टर राजेश, जैसा डॉक्टर राव कह रहे हैं, और आप तो गवर्नमेंट के ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर हैं, इनका एक बहुत ही जबरदस्त सुझाव है कि एम्बुलेंस का ऐसे पैन इंडिया, आप क्या समझते हैं, क्या ये स्टेप कुछ एक्सीडेंट्स को कम करने में मदद कर सकेगा? देखिए, एक्सीडेंट तो ड्राइवर्स की समझदारी और रोड कंडीशंस और सब चीजें सेफ्टी की मेजर्स हैं, उनको अपनाने से ही कम होंगे। लेकिन जो एम्बुलेंस की बात हो रही है वो यही हो रही है कि टाइमली ट्रांसपोर्टेशन टू अ प्रॉपर सेंटर। तो मैं आपको 2 बातें कहना चाहूंगा। हमने जापान के कुछ ट्रॉमा सेंटर्स को विजिट किया तो 2 चीजें हुई वहाँ। एक तो जो वहाँ एक कमांड सेंटर है,
और जो कि हर किसी भी डिजास्टर में वो एक कमांड सेंटर सेट कर लेते हैं। वहां से पूरा फीडबैक आता रहता है कि यहाँ कितने लोग हैं, कितने सीरियसली इंजर्ड हैं, चाहे अर्थक्वेक हो या सुनामी हो। तो जो कमांड सेंटर है उसमें हर समय पे लाइव डिस्प्ले रहता है कि कितने वेंटिलेटर वाले बेड किस हॉस्पिटल में खाली हैं, किस हॉस्पिटल से कितनी दूर कौन सी एम्बुलेंस अवेलेबल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन बिटवीन दी हॉस्पिटल, कमांड सेंटर एंड दी एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस वाले को अगर ये पता है कि अगर मेरे यहाँ से उठाया मैंने और पास में 1 किलोमीटर पे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है जहाँ पे एक वेंटिलेटर वाला बेड है, तो वो उसको कहा जा सकता है कि आप तुरंत इसको वहां ले जाएं। तो डॉक्टर साहब ने नेटवर्किंग की बात की, तो वो नेटवर्किंग सारी इसी पे एम्ड है, कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज और जो अवेलेबिलिटी की। अगर आपके पास, और एम्बुलेंसेज भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पेशेंट को जो वो किया जाए। और शुरू में कार्यक्रम के शुरू में आपने कहा कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो जापान में अब जो कारें आ रही हैं वो इस तरह से कि अगर वो कार कहीं भी क्रैश करती है तो इमीडिएटली ट्रॉमा सेंटर में नोटिफिकेशन चला जाता है कि इस नंबर की क्या है, कार इस जगह पे क्रैश हुई है। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि एक नोटिफिकेशन की, ऐसा नहीं है कि आप रात को अकेले हाईवे पे जा रहे हैं और कहीं आपकी कार क्रैश होगी और किसी को पता ही नहीं लगा सुबह तक कि वहां पे कार क्रैश हो गया। जी डॉक्टर, एक अंत में एक छोटा सा सुझाव कि एक आम आदमी अपनी जिंदगी को कैसे बचा सके, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम हो सके, आप क्या कहना चाहेंगे? गंगाराम आपकी हॉस्पिटल में जान बचाना सबसे पहले आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये बोले कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, वो नहीं। सेकेंडली, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आम आदमी को भी पता होनी चाहिए, 50% से भी ज्यादा अस्पताल हमारे यहाँ पे 40 बेड से कम है। इसलिए ये कहना कि अस्पताल आ गया इज इरेलेवेंट। उसमें वो फैसिलिटी है कि नहीं है। तो क्या होता है, वो एक में जाएगा, वहां से मना हो जाएगा, फिर वो दूसरे में जाएगा, तब तक टाइम इज लॉस। इसलिए ये एक पूल कि किस अस्पताल में क्या फैसिलिटी है, कहाँ आप जाएं और कहाँ ना जाएं, वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर BK राव, डॉक्टर PK सचदेवा, डॉक्टर प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा, आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी एक बहुत ही बर्निंग सब्जेक्ट पर, सड़क दुर्घटना और प्राथमिक उपचार, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं नमस्कार। सड़क दुर्घटना, कारण और बचाव। अभी आप इस विषय पर ये परिचर्चा सुन रहे थे। हमारे प्रतिभागी विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, प्रोफेसर एंड चीफ JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स, डॉक्टर PK सचदेवा, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, और डॉक्टर BK राव, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे डॉक्टर जवाहर जैन। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए हमारा नमस्कार।